हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। हम गणित का क्लास को जारी रखते हुए आज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को हल करेंगे और जानेंगे कि यह किस पर आधारित है। पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल किए थे और इस एक्सरसाइज में है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के तहत बताया जाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंडित करें तो उसके गुणनखंड में जो संख्याएं आएंगी वह किसी भी तरह से दूसरा नहीं हो सकता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम 16 को गुणनखंडित करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे हम 2 के पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात 16 को अगर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो 2 के पावर 4 के अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता है और इसी को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम और भी संख्याएं देख सकते हैं। जैसे हम 160 को लें तो इसे विभाजित करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25 80, अर्थात 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 25 2 25 10 2 25 15 160, अर्थात यहाँ हो गया 2 के पावर 5 गुणे 5। 160 का गुणनखंडन हम करते हैं तो 2 के पावर 5 गुणे 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 16 और 160 जो है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या, इसी को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और इसके दाहिने तरफ मतलब 2 और इसमें 2 और 5, ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं का परिभाषा होता है अभाज्य संख्या, इसका मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो सकती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती। जहाँ अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से हम यह समझ रहे हैं कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो केवल एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए यहाँ हम अद्वितीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थात कि 16 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब हम तोड़ेंगे तो हमेशा 2 के पावर 4 ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 के पावर
4 से कम या 4 से ज़्यादा हो या 2 के अलावा कोई और संख्या हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पिछले चैप्टर में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किए थे, और यहाँ हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को, फिर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें एक भाज्य संख्या दिया गया है और इसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है। 140 को हम ऐसे विभाजित करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 7 14, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम से हमारे पास प्राप्त हुआ 2 2 5 और 7, यानी 140 को हम व्यक्त कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा गुणे 5 गुणे 7। तो इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी प्रश्नों का हल कर देंगे। 156 को जब हम विभाजित करेंगे 2 से, 2 7 14 और यहाँ 1 बचा 6, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18 और 39, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 13 एकम 13। यहाँ हम 156 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी संख्याओं को व्यक्त करना है। ध्यान रखना है कि हम केवल अभाज्य संख्याओं से ही इसे विभाजित करेंगे, इससे जल्दी हमें संख्या की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है 38 25, अंत में 5 होता है तो 5 से विभाजित करना आसान होता है, 5 से ले जाते हैं तो 5 7 35, 3 और 2 3 और 2 32 हुआ तो 5 छक्के 30 और 5 बच्चे 25, फिर 5 से ले जाने पर 5 एकम 5, 5 बच्चे 25 और 5 3 15। अब यह संख्या है 5 1 6 और 3 9, 3 से विभाजित हो जाएंगे, 3 बच्चे 15, 3 एकम 3 और फिर 3 से 3 एकम 3, 3 7 21 और अंत में होगा 17 एकम 17। तो ये जो संख्याएं हैं इसका हम यहाँ नीचे लिखते हैं 38 25 बराबर लिख सकते हैं 3 2 बार है 3 गुणे 3 गुणे 5 2 बार है तो 5 गुणे 5 और 17 एक बार है तो 17। यहाँ हम इसे 3 के पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं और इसे 17। यहाँ भी हम चाहे तो 2 को इसको एक लाइन और बढ़ाकर 2 के पावर 2 यहाँ हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अगली संख्या होगी 5005। तो अंत में 5 हो तो 5 से बेझिझक हमें भाग दे देना चाहिए, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये संख्याएं जो है 1001, यह हम देखेंगे कि किससे विभाजित होती है। 7 से ले जाने पर 7 एकम 7 3 0 विभाजित हो जाएगी, 7 एकम 7 3 0 30, तो 7 चौके 28 और 7 त्रिका 21। फिर जो है 143 जो है 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 35, 13 एकम 13। तो हमारे पास 5005 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 30। ये हमारा आंसर होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अंतिम है 74 29, इसे हम विभाजित करेंगे तो
देखेंगे किस संख्या से विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम इन सबको जोड़ते हैं। अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 9 2 11 और 4 15 और 7 22। 22 3 से विभाजित नहीं है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह हम इसे 11 से चेक कर सकते हैं। 11 नहीं, 17 से देखते हैं। तो 17 से विभाजित करने पर यहाँ हम इसे भाग दे देंगे। 74 29 को 17 से भाग देने पर प्राप्त होगा 17 चौके 68। 14 में से 8 गया 6 और 6 में से कट जाएगा 2 होगा। 17 यहाँ 51 होगा। 1 और 1 और 9 और 17 7 119 पूरा हो जाएगा। 437 बार होता है। अब इसे हम 17 से नहीं हो सकता है, 19 से देखते हैं। 19 437 को 19 से विभाजित करेंगे तो 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5 और 7 से विभाजित करें तो 19 23 यानी 23 बार और 23 से कम 23। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 74 29 का गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह हम देख सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसे ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है। तो एक बार आप देख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पर आधारित एक और फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों का एचसीएफ गुणे उन दोनों का एलसीएम। यानी दी हुई दो संख्याओं का जो गुणनफल आता है वही उन संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल भी होता है। इस तरह हम यदि हमारे पास दो संख्या ए और बी हो तो उनका हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल उन संख्याओं का गुणनफल भी होता है। या इससे हम एक और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ तो हम उससे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और हमें एलसीएम प्राप्त हो तो हम एचसीएफ प्राप्त करते हैं। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें दी हुई संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद यह जांच करना है कि इन संख्या के गुणनफल के बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आ रहा है या नहीं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ हम एचसीएफ और एलसीएम को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 26 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को तोड़ सकते हैं 7 गुणे 13। 13 7 91 और 13 गुना 26। यहाँ जो है दोनों संख्याओं के गुणनखंडन में जो संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ हो वह एचसीएफ कहलाता है। यानी किसी दी हुई संख्या का एचसीएफ जो होता है वह उनके गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या का गुणनफल होता है और उनका जो लघुत्तम होता है एलसीएम वह उन दोनों में जो अधिकतम घात की संख्या होती है उन दोनों के गुणनखंडों में दी हुई संख्याओं का अधिकतम घात जो होगा वह लघुत्तम कहलाता है और दी हुई संख्याओं में जो उभयनिष्ठ लघुत्तम होगा उसको हम एचसीएफ कहेंगे। इसको समझते हैं हम इस तरह। यहाँ 2 का पावर 1 और 13 का पावर भी 1 है। अगले इसमें 7 का पावर 1 और 13 का पावर भी 1 है। यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ जो है वो क्या है 13 है। तो हम इसका एचसीएफ जब देखेंगे एचसीएफ ऑफ 26 और 91 बराबर जो दोनों में हो
उसे HCF कहा जाएगा, यानी 13, दोनों में 13। और LCM जब ज्ञात करना हो 26 का और 91 का, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है वह तो लिखना ही है, इसके अलावा वह भी लिखना है जो उभयनिष्ठ न है, जैसे 2 गुणे 7 गुणे 13। तो अब हमें प्राप्त होगा कुल 2 सत्ते 14, 14 गुणे 13 बराबर 13 चौका 52 और 13 कम 13 और 5 18, 182। अब हमें इसकी जांच करनी है कि दी हुई संख्या के गुणनफल के बराबर इनका गुणनफल आ रहा है या नहीं। तो एक तरफ हम 26 गुणे 13 करेंगे, जो संख्या दिया है 26 गुणे 91, और दूसरी तरह HCF गुणे LCM। तो HCF आया है 13 और LCM आया है 182। गुणा करते हैं, दोनों का गुणनफल बराबर आएगा तो हमारे ये जो HCF और LCM वो सही माना जाएगा। तो 26 और 91 में गुणा कर लेते हैं। 91 और 26 में 6 कम 6 6 9 54 और 2 कम 2 2 9 18, तो 6 6 8 5 13 और 1 2, हमारे पास आया है 23 66, यानी 23 66 इसका हुआ। और दूसरी तरफ 13 को इतना से गुणा करते हैं, 13 दूना 26 और 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल बचा 10, 13 कम 13 और 10 23। यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर आ रहा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर है। तो हम जो इसका HCF और LCM ज्ञात किए वह सही माना जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यही प्रक्रिया हम बाकी के प्रश्नों में भी करेंगे। 510 है तो 510 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 255। यहाँ तोड़ सकते हैं इसको, 510 को 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 पच्चे 25, 5 कम 5 और फिर 3 से 17 3 51, 17 कम 17। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 3 5 और 17। 92 का गुणनखंडन हम करेंगे, गुणनखंड, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। ऐसे ही तोड़ के हम देख भी सकते हैं इसको, ऐसे 92 को ऐसे देख सकते हैं, 2 से ले जाएंगे तो 46, फिर 2 से ले जाएंगे तो 23 और फिर 23 से कम 23, तो 92 इतना। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में जो है, तो दोनों में क्या है, केवल 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF ऑफ 510 और 92 बराबर आएगा 2, क्योंकि यहाँ 3 है इसमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। और LCM जब ज्ञात करेंगे, LCM ऑफ 510 और 92, तो जो है वो भी लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखना है। जैसे हमें 2 बार है तो हमको 2 बार लिखना है, और इस 2 बार में इस 1 बार को शामिल कर लें। उसके बाद यहाँ 3 है 5 है 17 है, 3 है 5 है 17 है और फिर 23। इन सभी का जो गुणनफल होगा वह हो जाएगा हमारा LCM। तो 2 दूना 4, 12 25 60 और 17 गुणे 23, यानी हमें गुणा करना है, 17 में 23 में और 60, हमें गुणा करना है। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 12 25 60 और 17, तो 17 छक्के 102 और 0, और उसमें करना है 23, तो 0 3 दूना 6 और 3, अरे हो गया 0 2 दूना 4 और 2, तो जोड़ेंगे तो 0 6 4 3 2, 23 460 आएगा, 23 460।
फिर हम इसकी जांच करेंगे, दी हुई संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दी हुई संख्या है 510 और 92, और इसके गुणा के बराबर होना चाहिए HCF का गुणा और गुणे से, मतलब हमारे पास HCF जो है HCF गुणे LCM, तो इन दोनों में गुणा कर लेंगे। 510 गुणे 92 बराबर HCF का मान है 2 और LCM का मान है 23,460। अब इसमें गुणा करते हैं, 510 में 92 से गुणा करेंगे, 510 में 92 से, तो 0 का 0, 2 कम 2 और 2 बच्चे 10, 9 में 0 हो जाएगा, 9 कम 9 और 9 बच्चे 45 आएगा, 0 2 9 5 6 और ये हो गया 4। यहाँ हम लिखेंगे 4692 और इसमें गुणा कर लेंगे हम, 2 से 0 में होगा तो 0, 2 चुके 12, 2 चुके 8, 9 और 2 3 6 और 2 दूना 4, तो दोनों बराबर आ गया। तो हमारे उत्तर क्या होगा, सही होगा, मतलब हम जो ज्ञात किए हैं वो सही पाया गया। दो प्रश्नों का हल देखकर आप समझ चुके हैं कि यह संख्या, इन संख्याओं का HCF और LCM कैसे ज्ञात होगा। आप इन दोनों को समझ के और तीसरे प्रश्न को खुद से हल करें। हम चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें 3 संख्या दिया गया है और अभाज्य गुणनखंड विधि, जो विधि हम दूसरे प्रश्न के लिए प्रयोग में लाए, वही विधि से इसमें भी प्रयोग में लाना है और 3 प्रश्नों का हल करना है। हम पहले से समझ चुके हैं कि HCF उसे कहा जाता है जो दी हुई संख्याओं में कॉमन हो, और LCM उसे कहा जाता है जो दी हुई संख्याओं के गुणनखंड में जो अधिकतम घात है उसका गुणनफल। तो देखते हैं इसे, 12 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 में आएगा 3 बच्चे 15 और 21 में आएगा, 21 में 3 सत्ते 21। यहाँ हम देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3। अब हम HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर HCF किसका किसका, 12 15 और 21, जो तीनों में कॉमन हो वह HCF होगा। तो तीनों में हमें क्या क्या मिल रहा है, तीनों में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बाकी 7 इसमें है, बाकी इसमें 7 नहीं है। 3 जो है तीनों में, अर्थात HCF जो इसका प्राप्त होगा वह 3 होगा। LCM देखते हैं, LCM 12 15 और 21 का, तो इसमें क्या होता है कि सभी संख्याओं, 12 का गुणनखंड हो गया है 2 के पावर 2 गुणे 3, 15 का गुणनखंड है 3 गुणे 5 और 21 का गुणनखंड है 3 गुणे 7। तो हर संख्या का अधिकतम घात वाला लेना है। जैसे यहाँ 2 के पावर 2 है और किसी में 2 नहीं है तो हम उसे शामिल कर लेंगे 2 के पावर 2। 3 यहाँ है तो 3 शामिल करेंगे, तो एक 3 जो है सब में है तो तीनों 3 यहाँ शामिल हो चुका है। 5 है तो यहाँ 5 करेंगे और 7 है तो यहाँ 7 करेंगे। LCM हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो HCF आया है, जो हम HCF लिए हैं उसे, उसके अलावा जो शेष बचा है सबको शामिल कर लेना है। तो यहाँ इसका गुणनफल होगा 2 दूना 4, 3 12 बच्चे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 2 दूना 4, 3 12 बच्चे 60 और 6 सत्ते 42, 420। LCM इसका 420 होगा। अगला प्रश्न है 17 23 और 29। 17 का गुणनखंडन, 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसे हम भाज्य संख्या के रूप में नहीं ला सकते हैं, तो 17 कम 17 ही होगा, 23 को 23 से कम 23 होगा और 29 का 1 गुणे 29 होगा।
तो इसका HCF होगा, HCF बराबर HCF 17, 23 और 29, इसका HCF होगा। कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं है तो एक है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। LCM जो होगा 17 गुणे 17, 23 और 29, एल तो कॉमन के अलावा बाकी जो भी संख्या है उसमें गुणा कर लेंगे। 17, 23, 29 तीनों में गुणन करके जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वही इसका एलसीएम होगा, तो गुणा कर लेंगे। 17 तिया 51 और 17 गुना 34 और 5 39, 391 गुणे 29, 300 यहाँ गुणा कर लेते हैं। 391 में 29, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, तो 9 3 8 5 13 और 7 3 10 11, 1 3 3 9, तो इसका गुणनफल इतना प्राप्त हुआ। आप भी अपने से एक बार गुणा करके देख सकते हैं कि इतना आ रहा है या नहीं। और इसी पर आधारित है तीसरा प्रश्न 8, 9, 25, बहुत ही आसान है। तो इन दोनों सवालों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो तीसरा जो है वो खुद से बनाइए और इसको देखिए कि बन पा रहा है या नहीं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो फिर से कमेंट करिए और हम उसको आपको समझाने अगले वीडियो में उसको फिर से दोबारा हम समझा सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न पर नजर लगाते हैं। HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है और हमें इसका LCM ज्ञात करना है। इससे पहले हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर हमारे पास दो संख्या हो A और B, तो इनका गुणनफल जो होता है इनका HCF और इनका LCM की गुणनफल के बराबर होता है। यानी दी हुई संख्या का गुणनफल बराबर होगा उनका लघुत्तम गुणे उनका महत्तम। हमारे पास दी हुई संख्या है 306 गुणे 306 और 657। इसी फॉर्मूला में अगर हमारे पास HCF पता है और हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM को वहीं रखकर HCF इधर भेज देंगे तो हो जाएगा LCM ऑफ A इंटू बी बराबर A गुणे B बटा HCF, HCF ऑफ ए बी। अब यहाँ A का वैल्यू 306 है और B का वैल्यू 657 बटा HCF जो दिया है कितना है 9 बराबर LCM। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि HCF बराबर 9 दिया है, हमारे पास HCF पहले से ही प्राप्त है, तो 9 से इसे भाग लगाना है। 9 से भाग देने पर पता चलेगा 9 3 27, 3 9 चौके 36, 9 चौके 36, 657 में 34 से गुणा कर देंगे। 657 में 34 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, 2 22 और 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 और 1 19, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, ये 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2 22 338। हमारे पास जो LCM ज्ञात होगा, LCM ऑफ यहाँ ए बी की जगह लिख सकते हैं, हमारे पास दी संख्या है 306 और 657, जो आएगा वो आएगा 22 338, यही हमारा LCM। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी ये पूछा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसे हम थोड़ा समझेंगे कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो यानी 0 हो तो वह 5 से विभाजित होना चाहिए। यानी जिसके भी इकाई के अंक में 0 है, जैसे
जैसे हम 10 कह रहे हैं या 100 कह रहे हैं या 20 कहें या 50 कहें या 500 कहें या 40 कहें, सबके अंत में शून्य है। तो शून्य पर जितनी भी संख्याएं समाप्त होती हैं वह 5 से विभाजित हो जाती है, सब 5 से विभाजित, 5 से, सारी संख्याएं 5 से विभाजित। हमें जांच करना है कि 6 का पावर n जो है शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। तो हम यह जांच करेंगे कि 6 का पावर n 5 से विभाजित है कि नहीं। अगर वह 5 से विभाजित है मतलब शून्य पे समाप्त हो जाएगी, और 5 से विभाजित नहीं है तो शून्य पे समाप्त नहीं होगी। अब कैसे 6 का पावर n यानी 6 के पावर n को 5 से कैसे विभाजित करें, तो हम 6 का पावर n का गुणनखंड करेंगे। अगर ये उसमें 5 शामिल हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें 6 के पावर n सबसे पहले लिखते हैं यदि किसी संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी, तथा 5 से विभाज्य होने के लिए 6 के पावर n के गुणनखंड में 5 शामिल होना चाहिए। तो 6 का पावर n बराबर 2 3 6 का पावर n यानी 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में हम पढ़े थे कि किसी भी संख्या का गुणनखंडन मतलब किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंडन में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं वो अद्वितीय रूप से एक ही होता है। मतलब इसके अलावा 6 के पावर n का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 शामिल नहीं है। 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 के पावर n और 3 के पावर n शामिल है, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, अर्थात यहाँ 5 शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होंगे। 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होंगे। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 6 के पावर n की गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होंगे। इस तरह हम किसी भी संख्या का पावर n दिया है और हमसे पूछा जाए कि वह 0 पर समाप्त होगा या नहीं, तो हम उस संख्या का गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें 5 शामिल है तो वह 0 पर समाप्त होगा, और 5 शामिल नहीं है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। आइए कुछ और प्रश्न बचा है उसे हल कर लें। आइए छठवें प्रश्न को देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है।
तो इससे पहले हम इसको साबित करें, हमें यह समझना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो, और इस अभाज्य संख्याओं में एक एवं स्वयं को छोड़कर और भी संख्याएं होनी चाहिए। यानी भाज्य संख्या को अगर एक और स्वयं को छोड़ दिया जाए तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो, उसे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। यहाँ पर दी हुई संख्या को हम गुणनफल के रूप में यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दें तो वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। देखते हैं पहली संख्या जो दी है, पहली वह है 7 × 11 × 13 + 13। यदि इन संख्याओं में हम 13 कॉमन ले लें, 13, तो यहाँ बचेगा 7 × 11 + 1, तो हो जाएगा 13 × 11 7 77 + 1। इसका मतलब 13 × 77 = 78। 78 को भी हम तोड़ सकते हैं, 13 × 78 होगा तो 13 × 78, 13 × 2 × 3 तो 6 13 × 78। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। क्या है कि यह जो संख्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्योंकि यह संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया, इसीलिए यह दी हुई संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा 7 × 6 × 4, 5 इधर आ गया है, × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो गया है तो बचेगा 1। गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, 6 2 × 6 6 × 24, 24 छक्के 24 × 5 = 120 और 24 छक्के 144 × 7, 144 × 7, तो 7 × 4 = 28 और 7 × 4 = 28 और 2 30 और 7 × 7 और 3 10। यहाँ आ रहा है 1008 + 1, तो हो जाएगा 5 × 1009। यह दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह भी लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। इस तरह हम दोनों संख्याओं को साबित कर दिए। किसी भी संख्या को भाज्य संख्या इसलिए कहा जाएगा या कोई संख्या इसलिए भाज्य संख्या होती है
क्योंकि वह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त होती है। आइए एक आखिरी सवाल बचा है, उसे हम हल करते हैं। आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक खेल का मैदान है जिस पर 2 खिलाड़ी, एक सोनिया है और एक रवि है, चक्कर लगाते हैं। सोनिया खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है और रवि खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो दोबारा कब यानी कितने समय के बाद वो इस बिंदु पर मिलेंगे? ऐसे प्रश्न को हम दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करके पता कर सकते हैं। तो पहले हम नियम पे आते हैं, फिर उसको सरल विधि से भी सीखेंगे। यहाँ दी हुई संख्या 18 और 12 है, तो हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम, तो 2 9 18 और 2 छक्के 12, फिर 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, अर्थात 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोबारा इसी बिंदु पर मिलेंगे। इसे हम साधारण विधि से भी हम इसे ज्ञात कर सकते थे। कैसे? तो एक जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं और दूसरा 12, तो हम यहाँ 18 प्लस करते जाएंगे, यहाँ 12 प्लस करते जाएंगे और दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो 18 और उसमें फिर 18 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 12 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 24 होगा, फिर 24 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 36 होगा। ऐसे हम आगे जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 36 ऐसा पहला संख्या है जो दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया, अर्थात 18 और 12 का जो लघुत्तम संख्या है वो क्या है? 36। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि जब एक ही समय एक ही दिशा में एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा इसी स्थान पर मिलेंगे। अतः हमारा उत्तर होगा 36 मिनट के बाद। इस तरह हम आज एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रश्नों का हल कर लिए। आप चाहते हैं कि हम आगे ऐसे प्रश्नों का हल करते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम इस चैनल पे सभी विषयों का सॉल्यूशन बारी बारी से डालते रहें। धन्यवाद।